क्या कभी नदियों को जिंदा किया जा सकता है? आज हिंदुस्तान की अधिकतर नदियां मरणोशय पे बैठी हुई हैं। ज़्यादातर नदियां किसी न किसी वजह से, रेत चोरी की वजह से, पानी चोरी की वजह से मर रही हैं। क्या उनको जिंदा किया जा सकता है? आज हमारे साथ हैं जबलपुर के दतला रीजन के भारत लाल नामदेव जी, जिन्होंने 21 किलोमीटर लंबी दतला रिवर को पुनर्जीवित किया, वो भी 4 सालों में। वो नदी जो लगभग मर चुकी थी, वो नदी जो केवल और केवल एक बरसाती नाले के रूप में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो नदी जो कचरे का एक डंप बन के रह गई थी, उस नदी को जिंदा करने का काम किया था हमारे रामदेव जी ने। नामदेव जी मास्टर्स हैं सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, और ये सिविल इंजीनियर भी हैं। 1985 से लगभग 40 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं और अभी हाल ही में इन्होंने दतला रिवर को पुनर्जीवित किया है। दोस्तों, ये दतला रिवर जो है, ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। हम इनसे बात करेंगे कि उन्होंने रिवर को पुनर्जीवित कैसे किया, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, और अब आने वाले समय में इनका प्रोग्राम क्या है, आगे ये इस काम को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। नामदेव जी, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली चीज़ तो है कि नदियों को जिंदा करने का ख्याल आपके कैसे दिल में आया, क्योंकि जो चीज़ मर गई है उसको कहते हैं जिंदा किया नहीं जा सकता। जी। और दतला नदी जो कभी सालों साल बहती थी, पेरेनियल रिवर थी, वो एक बरसाती नाले के रूप में कन्वर्ट हो गई। हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्रमशः जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें आज परिस्थिति ये देखने को मिल रही है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में आखिरी में गर्मी के समय में पानी नहीं रहता। उसका कारण हम लोगों ने, मैं एक बार जबलपुर गया था, तब मुझे महसूस हुआ, मेरे एक मित्र ने कहा कि बोले यार बहुत ख़राब स्थिति है। हमारे यहाँ भेड़ाघाट नाम का एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान है। उसको देखने के कुछ लोग आए तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि वो, उनको लगा कि भाई यहाँ तो भेड़ाघाट नाम जिसको कहते हैं धुआंधार भेड़ाघाट में, वो है ही नहीं वहाँ। तो मेरे ध्यान में आया कि मुझे बहुत ही ख़राब लगा। वहीं से मुझे लगा कि नदियों में कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। जब हम लोग गाँव-गाँव में गए, देखा कि भाई बहुत ख़राब परिस्थिति है, तो ये मन बनाया कि हम लोग हर गांव में जाकर के इस नदी को जो ख़राब स्थिति हुई है उसका पता लगाएंगे। जब पता किया, गांव-गांव में हम लोगों ने एक यात्रा करी 2020 में। जब गांव-गांव में गए तो ऐसी छोटी-छोटी बैठक करी, करीब 10-12 गांव में गए, तो उसमें पता ये चला कि लोगों ने कहा कि बोले भैया इसमें इसका कुछ नहीं हो सकता था। बोले हमेशा ये बहने वाली नदी अब पूरी तरह से सूख गई है, ये केवल बरसाती नदी बची है। तो वही स्थिति मैंने महसूस किया कि वो हिरन नदी की भी है, और उसके बाद उसका प्रभाव पड़ रहा है नर्मदा नदी पर। तो हमको लगा कि क्यों ना अपन इस छोटी सी नदी पर काम करें और कुछ काम करने का प्रयास करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जब मैंने लोगों से बात करी तो लोगों ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो पानी है, पानी का आसपास के जो कृषक है जिनने नदी के किनारे की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, पानी चोर है, रेत चोर है। हाँ, पानी चोर है। तो उसे पूरा मशीन लगा लेते हैं, मशीन लगा करके उस नदी का पानी जो जहाँ भरा हुआ है उसका पूरा अपनी खेती में लगा देते हैं। तो फ्री की ज़मीन, फ्री का पानी और फ्री की बिजली, ना बिजली का पैसा लग रहा है, ना पानी का पैसा, और ना कोई बोलने वाला। इस वेदना का हम लोगों को लगा, हमने कहा कुछ ना कुछ इसमें करने की आवश्यकता है, तो हम कोशिश करते हैं। और चूंकि हमारे पास कोई फंड नहीं था, बगैर फंड के हम लोगों ने पूरा काम किया और करीब 2020 से चालू किया। अभी 2024 में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, 2025 में कार्यक्रम करने वाले हैं। अब हम लोग जो हमने गांव-गांव में गए तो गांव में हमको लगा कि आखिर ये काम कौन करेगा। लोगों ने कहा कि भाई कौन करेगा। लोगों ने कहा कि बोले वो सरकार करेगी, सरकार जाने, या पंचायत करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे फिर। तो ऐसा करके जब हम लोगों ने समस्या देखी तो समस्या का निदान के लिए हम लोगों ने लोगों से जो सुझाव मिले उससे पता ये चला कि ग्राम में ग्राम रक्षा समिति होती है। तो हमने एक IPS एक SDM आई थी, उनसे बातचीत किया कि मैडम यदि जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने की बात यदि आप अनुमति दे दें तो हम पुलिस उसकी बात मानेगी भी। तो उन्होंने कहा कि चलिए कोशिश करिए। तो हमने उसमें लिखा लिया कागज में कि चलिए आप इनका रिफॉर्म कर दीजिए। तो उसमें 7-8 लोग हुआ करते थे, जिसको हमने 10 महिला 10 पुरुष के रूप में कमेटी का गठन किया। ग्राम रक्षा समिति को 10 महिला 10 पुरुष का बनाया कमेटियाँ, और कमेटियाँ बना करके हमने पूरी कमेटियों का एक बड़ा कार्यक्रम किया, और बड़ा कार्यक्रम करके एक ब्लॉक लेवल की कमेटी बना दी। कितनी कमेटियां बनाई आपने? ये हमने 21 कमेटियां बनाई। 21 कमेटी बनाई। एक कमेटी में 20 मेंबर, एक कमेटी में 10 महिला 10 पुरुष होते हैं। पता है, मुझे ये चला कि एक गांव में जब जो रेत खनन करने वाले लोग आए थे तो वो बंदूकधारी होते हैं,
वो क्या था कि 1 हेक्टेयर में उन्हें यदि खरीदा रेत, तो पूरी नदी को खोद डालते। तो उन महिलाओं ने डंडा लेकर के उन जो बंदूकधारी थे, उनको खदेड़ दिया, उनको भागना पड़ा वहाँ से। ऐसा करके और फिर हमारी जो गाँव में जो कमेटियाँ बनी, वो जो हम लोगों ने फिर उनकी बैठक करी। बैठक करके ये निर्णय हुआ कि जितना गाँव का जो पानी है, उसको हम बगैर पैसे के किसी को उपयोग नहीं करने देंगे। तो किसी ने 50 रुपए घंटे लगाया, किसी ने 100 रुपए घंटे लगाया, तो पानी पर नियंत्रण ऐसे हुआ और उसके बाद ऐसे ही रेत पर भी नियंत्रण हुआ। अब दोनों पर जब नियंत्रण हुआ तो स्थिति ये समझ में आई कि उसमें सुधार ये हुआ कि जो पानी 4 महीने जीवित रहता था, वहाँ नदी में रहता था, वो अब 10 महीने जीवित रहने लगा। मतलब आपने 2 काम किए, जी, एक तो रेत चोरों को रोका और पानी चोरों को रोका बिल्कुल, और पानी पे पैसा लेना शुरू कर दिया, जो भी उस रिवर से पानी निकालेगा। बिल्कुल। और इससे आपने कहा कि जो पानी का जो रिवर का जो पानी था, वो काफ़ी कॉन्टिन्यूअसली रहने लग गया। रहने लगा और रोक हुँ। लगने से ये हुआ कि रेत जो अवैध तरीके से रेत का चोरी होती थी और पानी की जो चोरी होती थी, वो चोरी हमारी बंद हो गई। ये तो पहला स्टेप रहा और जी। दूसरा स्टेप आपने क्या उसके किया? बाद फिर हमने क्या किया, जो हमारी ब्लॉक लेवल कमेटी बनी, वो हमने चूँकि हमारे पास पैसा तो था नहीं, बगैर पैसे के हम काम कर रहे थे 4 साल से। तो हमने जनपद पंचायत में कलेक्टर से जनपद पंचायत में बात करी, तो हमने कहा भाई इसकी योजना बनाए, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हम कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर से लिखवाया और सीओ के लिए। तो सीओ से कहा कि भाई जितनी सचिव हैं, माने करीब 12 पंचायतें आती हैं, तो 12 पंचायतों की हम मीटिंग करना चाहते हैं। तो उनकी मीटिंग किया, हमने उनको बताया कि ये स्ट्रक्चर यहाँ बनना चाहिए और जो भी नदी के अंदर काम हो, उसमें सीमेंट का कोई काम नहीं होना चाहिए, लोहे का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो वो तैयार हुए, उसमें करीब-करीब 1.5 करोड़ की योजना बनाई गई। जितने भी पंचायतें थी, सबने अपनी-अपनी योजनाएँ बनाई और योजना बनाने के बाद वो पंचायतों को पैसा अलॉट हुआ और उन्होंने ये था कि सिल्ट निकालना, सिल्ट को बाहर करना और जगह-जगह बोल्डर और रेत के द्वारा पानी को रोकना, जो पानी चेक डैम बनाना, जो पानी स्पीड से चलता था, उसको रेंगने के लिए को बाध्य कर दिया हम लोगों ने और ये हुआ कि जहाँ-जहाँ थोड़ी गुंजाइश बनी, वहाँ-वहाँ हर हाल में पानी मिला। और आखिरी में अब तो स्थिति ये रहती है कि 12 महीने तक पानी रहता है, लेकिन कुछ जगह में रहता है। लेकिन जो बहाव वाली स्थिति है, वो 10 महीने तक रहने लगी और इसमें हमारे पास कोई फंड नहीं था। लगभग मुझे लगता है कि 2 करोड़ के आसपास का काम वहाँ रोजगार गारंटी से सरकार ने करवाया। उसमें हम लोगों ने मोबिलाइज किया। अभी भी उसमें हमारा सोचना ये है कि उस नदी को 12मासी बनाने का हमारा प्रयास है और उसको बनाने के लिए हमने जो हमारा 5 साल का जो अनुभव था, उससे हमने एक नदी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है और वो गाँव का समग्र विकास कैसे होगा, इसको लेकर के पूरी 7 विषयों की ट्रेनिंग है। जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दी जाएगी, वो खुद ही कहेगा कि हम इस नदी को जीवित कर सकते हैं, किसी भी नदी को जीवित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये जो मैंने किया है काम, ये समुदाय के सहयोग से किया है। ये समुदाय की समस्या है, सरकार की समस्या नहीं है। सरकार की समस्या हो सकती है, लेकिन समुदाय ज़्यादा प्रताड़ित है। आज जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है, उनको खेती किसानी के लिए जो उनके पानी के जो स्रोत हैं, चाहे वो हैंडपंप हो, चाहे वो उनके बोरवेल हों, चाहे उनके कुएँ हों, सब सूख रहे हैं और उसको पुनर्जीवित करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी छोटी-छोटी नदियाँ जो हैं, वो पुनर्जीवित हों। यदि वो पुनर्जीवित होती हैं, वो 12मासी बनती हैं, तो निश्चित मानिए कि हम पानी का जल स्तर बढ़ा पाएँगे और हमारे जो बोरवेल हैं, जो कुएँ हैं, ये हमारे जितना पानी के जो हमारे वाटर लेवल है, वो अप हो जाएगा। रिवर में जो आपने जिंदा किया है, वहां पर भी वाटर लेवल अप हुआ है? बिल्कुल, वाटर लेवल अप हुआ है आसपास का। उसमें तो ये हुआ था कि 6 महीने में वो बंद हो जाते थे पूरे बोरवेल, बोर उनके सूख जाते थे। तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि वो 11-12 महीने पानी रहता है उसमें। तो जिन गाँव में लोगों ने सक्रियता दिखाई, वहाँ पानी वाटर लेवल अब बढ़िया हो गया। अब जिन गाँव में अभी सक्रियता नहीं दिखाई, चूँकि हम बगैर फंड के काम कर रहे हैं, हमारे पास किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है। हमारे समुदाय के जितने बड़े-बड़े हम लोग कार्यक्रम किया, जितने सम्मेलन किए, सब में जो आने वाले हमारे विशेष अतिथि हुआ करते थे, जो वक्ता हुआ करते थे, वो अपने-अपने खर्चे पर आते थे। हम भी अपने खर्चे पर काम करते थे। हमको तो उन्हीं समुदाय से पैसा लेना था खाना का और उन्हीं से टेंट भी लगवाना था, उन्हीं से मंच भी बनवाना था, उन्हीं से माइक भी लेना था और उन्हीं यहाँ रुकते थे, उन्हीं से चाय पी करके हम अपना काम करते थे। और वो जो चेक डैम है, वो भी उन्हीं के पैसे से बनता था? वो जो रोजगार गारंटी का जो काम था, जो पंचायत से हमने सैंक्शन करवाया, तो पंचायतों को मिला, पंचायतों ने उस पर काम किया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि दोनों मिलकर के, किंतु उसमें चूंकि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा सोचना ये है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेती है, यदि हमारी जो ब्लॉक लेवल कमेटी है उसको वो थोड़ा प्रश्रय करती है, तो हम और बेहतर काम कर पाएंगे, उस नदी को 12मासी बना पाएंगे। रोजगार गारंटी का काम तो होता है, लेकिन वो बेतरतीब होता है और कोई भी यदि बड़ा परिवर्तन लाना है, तो जब तक संत समाज और हमारे जो सरकार है उसके साथ वो नहीं मिलते, ये लोग नहीं मिलते, तो बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। तो मुझे मेरी अपेक्षा है
कि सरकार थोड़ा सा मदद हम लोगों को करे, ताकि हम लोग बेहतर तरीके, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रख पाएँ। दोस्तों, ये थे हमारे भारत लाल नामदेव जी, जिन्होंने 21 किलोमीटर की नदी को बिना किसी पैसे के पुनर्जीवित किया। कुछ पैसा अपना लगाया, कुछ पैसा समाज का लगा और कुछ सहयोग आसपास के लोगों का मिला। इनका मानना है कि संत, समाज और सरकार, अगर ये तीनों मिलकर के थोड़ा सा प्रयास करें तो शायद हिंदुस्तान की अधिकतर नदियों को जो मर रही हैं उनको जिंदा किया जा सकता है।